नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है डिजिटल साहित्य की प्रासंगिकता, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेखक और प्रकाशक प्रवीण भट्ट जी और साहित्यकार दिनेश जोशी जी। भट्ट जी और जोशी जी, आप दोनों का दूरदर्शन स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत भट्ट जी मैं आपसे कर रहा हूँ, और आपसे सबसे पहले तो ये जानने का मन है कि साहित्य का ये जो डिजिटल युग है जिसको आप सभी देख रहे हैं इस समय, इसमें जो रचनात्मकता है उसको आप किस रूप में देखते हैं? नमस्कार नौटियाल जी। तो आपने जो सवाल मुझसे किया है कि रचनात्मकता को हम किस रूप में देखते हैं, तो आप जानते हैं कि ये डिजिटल युग है और सूचना क्रांति का युग है। तो इस समय एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि हर आदमी एक लेखक है। हर आदमी सूचना को एक दूसरे तक पहुँचा रहा है। जो भी उसके मन की अभिव्यक्ति है उसको लिख रहा है, वो उसको व्हाट्सएप पे भेज रहा है, वो उसको फेसबुक पर भेज रहा है, वो उसको दूसरे कई माध्यमों में भेज रहा है, वो उसको ट्विटर पे भेज रहा है, वो उसको कू में भेज रहा है, और भी बहुत सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो उस पर भेज रहा है। और इस तरह से भी देखने में आया है कि जब उसके पास सामग्री एकत्र हो जाती है लिखते हुए, तो कई बार उसके मन में भी जिज्ञासा होती है कि मैं इसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित करूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये ई माध्यम है, इन्होंने कई बार लेखकों को तैयार करने का भी ये काम कर रहे हैं, और ये अच्छा ही है। सकारात्मकता की दृष्टि से इसको देखें तो बहुत सारे, लगभग सभी लोगों को अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम मिला है इस समय नए दौर में। चलिए, ये जो आप कह रहे थे कि अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक अवसर दिया है ये डिजिटल साहित्य ने, इसी में मैं आप इतना और जोड़ दूं कि पिछले दिनों जो हम तमाम क्रांतियां पूरे वैश्विक स्तर पर देखते रहे हैं, उनमें एक सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो वो डिजिटल माध्यमों की भी। अदरवाइज़ तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि अरब देशों में भी सामाजिक क्रांतियां हो जाएंगी, और हुई हैं, हमने देखा है। बहरहाल भट्ट जी, आपकी बात को शब्दशः स्वीकार करने के बावजूद मैं दिनेश जोशी जी, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी साहित्य की किताब को डिजिटल फॉर्म में लाते हैं, उसका डिजिटल स्वरूप आप ले आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये डिजिटल स्वरूप, वो मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, क्या वो किसी किताब का विकल्प हो सकता है? हाँ, नहीं, आपका प्रश्न जो है प्रासंगिक है नौटियाल जी। किताब की असल में जो हम लोगों की जो पीढ़ी है वो किताब से बहुत वाबस्ता है, बहुत पहले से जुड़ी हुई है। तो किताबों से जिनका वाबस्ता रहे हैं और जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो किताब जो है किताब का कोई विकल्प नहीं है। बहुत बड़ी बात है। उनके लिए किताब का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है, जबकि उनके सामने वो किताबों से उतना ज़्यादा वो नहीं है, उनके लिए तो ये माध्यम जो है, जो चिप हैं या जो अन्य में डिजिटल माध्यम आ गए हैं, वो मतलब उनके लिए योग्य हैं, मतलब वो कर सकते हैं उसको उसमें। लेकिन हमारी जो पीढ़ी है वो उसका तो किताबों से कोई, क्योंकि किताब के साथ जो आत्मीयता है, किताब की जो खुशबू है, हम उसको उससे दूर नहीं हो सकती। तो किताबों का विकल्प मतलब एक तरह से अभी भी ऐसा है कि डिजिटल क्रांति आने के बाद भी, तमाम चीज़ें डिजिटल होने के बावजूद भी किताबें बिक रही हैं, खूब धड़ल्ले से बिक रही हैं। अभी जो पुस्तक मेला हुआ था उसमें जो अरुण माहेश्वरी जो है वाणी प्रकाशन किया, उन्होंने कहा नहीं जी किताबें खूब बिक रही हैं हमारी। अच्छा। के बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमारी किताबें पैरेलल बिक रही हैं, जितनी समानांतर, जितना डिजिटल का वो आ रहा है, डिजिटल बुक्स आ रही हैं, ई बुक्स आ रही हैं, उसी अनुपात में हमारी जो किताबें हैं, जो प्रिंट मीडिया की किताबें हैं, पुरानी किताबें हैं, उनका भी काफ़ी बाजार है और वो काफ़ी धड़ल्ले से बिक रही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, किताबें अभी भी रहेंगी। और किताबों के साथ जो एक हम लोगों का स्नेह होता है, संबंध होता है, किताबों की खुशबू होती है, उसके पन्नों का जो पलटना होता है, और एक जो आत्मीयता होती है किताब के साथ, जो एकांत किताब के साथ आप व्यतीत कर सकते हैं, वो इन माध्यमों के साथ, एक जो पैड है, आईपैड है, या जो फ़ोन है, उसका जो रेडिएशन है, तमाम चीज़ें हैं, उन सब से आप मतलब वो नहीं हो सकते। क्या बात। तो किताब जोशी जी, क्योंकि आप लेखक साहित्यकार हैं, इसलिए ये सवाल लाजमी था कि मैं आपसे पूछूं कि क्या वो उसका। लेकिन भट्ट जी, जिस तरफ जोशी जी इशारा कर रहे हैं, अभी उन्होंने वाणी प्रकाशन के माहेश्वरी जी का एक ताज़ा वक्तव्य भी कोट किया कि किताबें बिक रही हैं। आप एक लेखक होने के अलावा प्रकाशक भी हैं और इस व्यवसाय की बारीकियों को करीब से जानते हैं। जब ये डिजिटल क्रांति की हम बात कर रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें डिजिटल माध्यमों में कन्वर्ट हो रही हैं,
क्या लगता है कि जो प्रकाशन का और ख़ासकर जो किताबों का व्यवसाय है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है? इसे दो रूपों में मुझे लगता है देखा जाना चाहिए। पहला रूप तो ये है कि जब डिजिटल मीडिया आया तो उसने किताबों को पूरी दुनिया में एक तरह से उस नाम को पहुंचाने में मदद भी की है। इससे पिछला जो दौर था उसमें क्या था कि एक प्रकाशक एक किताब को छापता था और उसके बाद वो अलग अलग जगहों में शहर में 1 या 2 दुकानों में उसको बेचता था मैक्सिमम, और वो भी पूरे देश में वो नहीं बेच सकता था उसको। दुनिया की बात तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन आज की डेट में क्या है कि अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर दूसरे किसी भी वेबसाइट में जो कि ई ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अगर आप रजिस्टर्ड हैं, उसके माध्यम से अगर आप किताबें बेचते हैं तो आपके लिए कोई बंदिश नहीं है। क्या बात है। आप पूरे देश में किसी भी ग्राहक को बैठे बैठे एक जगह से किताबें बेच सकते हैं। तो इस तरह से दरवाजे तो खुले हैं, निश्चित रूप से दरवाजे खुले हैं और अच्छी किताबें पाठकों तक पहुंच भी रही हैं। और पाठकों के लिए भी सुविधाजनक ये हो गया कि उसको अपने शहर में अगर वो किताब नहीं मिलती तो उसके लिए वो दरवाज़ा एक तरह से बंद हो जाता था, तो वो अब खुला हुआ है। वो किसी भी जो ई माध्यम है जहाँ से किताबें बेची जाती हैं, ई बाज़ार जो है, वहाँ से वो किताबें पूरे देश में कहीं पर भी अपने घर बैठे हुए खरीद सकता है। तो ये सुविधा हुई है, तो निश्चित रूप से अच्छी किताबों के लिए दरवाजे भी खुल गए हैं अब जी। तो लोग खरीद रहे हैं किताबें जी। और एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह से जोशी जी भी अभी कह रहे थे, तो आपने देखा होगा कि विदेशी लोग, बहुत सारे विदेशी लोग जो घूमने आते हैं हमारे देश में, उनके एक हाथ में तो आईपैड होता है जिसमें कि वो चाहें तो कोई भी किताब डाउनलोड कर सकते हैं और ई माध्यम से पढ़ सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके उनके दूसरे हाथ में किताबें भी होती हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किंडल उनके पास है, आईपैड उनके पास है, या बहुत सारे हमारे देश में भी हमारे मित्र लोग भी, ये सब माध्यम होने के बावजूद भी लोग किताबें अपने पास रखते हैं। तो खतरा इतना बड़ा नहीं है। खतरा मतलब मुझे लगता है कि क्वालिटी, अच्छी किताबें और शानदार साहित्य, संपादित अच्छा साहित्य अगर हो तो वो पूरे देश में आराम से पहुंचेगा और लोग उसको पढ़ेंगे। लेकिन भट्ट जी, आप जिस तरफ आपने अपने वक्तव्य को जिस बिंदु पर समाप्त किया, मैं वहीं से ये सवाल उठा रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि अगर अच्छा साहित्य आएगा तो वो किसी भी फॉर्म में हो, पुस्तक फॉर्म में हो, डिजिटल फॉर्म में हो, पढ़ा जाएगा। लेकिन जोशी जी, इससे ठीक पहले साहित्यिकी की परिचर्चा में ही हमारे एक मेहमान अशोक कुमार मिश्र अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि जो यूरोप के देश हैं, जो इनको हम बहुत समृद्ध देश कहते हैं, वहाँ जब घर बनता है तो उस घर में एक लाइब्रेरी अनिवार्य रूप से बनाई जाती है। उनका कहना था कि वहाँ पढ़ने की संस्कृति है, वो आज भी है। घर बनेगा तो जैसे हमारा पूजा घर बनता है, उनके यहाँ एक लाइब्रेरी का कक्ष जरूर बनेगा। ये लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अच्छा साहित्य आएगा, जोशी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो डिजिटल फॉर्म में मैं एक कविता लिख के अपने हिसाब से उसको प्रचारित करने के, उसको फ्लोट करने के लिए एक तरह से स्वतंत्र हूँ। बहुत सारा साहित्य हमारे पास डिजिटल माध्यम से आ भी रहा है, लेकिन जोशी जी, इससे जो साहित्य की गुणवत्ता है क्या वो प्रभावित होती है? ये ठीक है कि इस डिजिटल क्रांति ने हमारे सामने बहुत सारे नए कवि, नए कथाकार, नए नाटककार, नई प्रतिभाएं, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में भी हो, आ रही हैं, लेकिन साहित्य के मामले में तो क्वालिटी और गुणवत्ता भी एक पैमाना होता है। कोई संपादक तो वहाँ बैठा नहीं है जो चीज़ों को चेक करे। तो जोशी, क्या ये खतरा है? निश्चित रूप से नौटियाल जी, आपकी बात सही है, क्योंकि किताब के और लेखक के बीच में जो प्रकाशन तंत्र है उसके बीच में या पुस्तक के बीच में पहले एक संपादक होता था, एडिटर होता था, जो कि आपकी रचना को, आपकी जो सृजन है, आपकी जो रचना है उसको एडिट करता था, या उसमें थोड़ा उसमें सुधार करने की, या उसको रिजेक्ट करता था या उसको एक्सेप्ट करता था। तो वो गुणवत्ता का आधार होता था। उस गुणवत्ता के आधार पर वो आपकी रचना को स्वीकृत करता था। उसके बाद आपको जो है आपकी पुस्तक रचना उसमें प्रकाशित होती थी, तो एक निश्चित रूप से उसमें गुणवत्ता का अंश तो होता ही था। अब चूंकि ये जो हमारे पास खुले माध्यम हैं, हमारे पास फ़ोन है, हम व्हाट्सएप में डाल सकते हैं, फेसबुक में डाल सकते हैं, ई बुक्स हैं, और उसमें हम तुरंत अपनी रचना लिखी, इंस्टेंट हम जो जिसको कहते हैं त्वरित, हमारे एक ख्याल आया, एक विचार आया, हमने कोई रचना लिखी और उसको तुरंत डाल दिया, तो उसमें गुणवत्ता का निश्चित रूप से उतना प्रभाव तो पड़ता ही है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम उसमें वो है, लेकिन उसमें एक स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता है। पहले उसमें तानाशाही होती थी संपादक की, उसमें बीच में एक तानाशाही भी है, संपादक चाहे तो आपकी रचना को प्रकाशित करे ना करे। इसमें स्वच्छंदता है, इसमें आप बिल्कुल स्पेस में है, खुला हुआ स्पेस है, आपने अपने विचार आया, आपने एक रचना बनाई, उसको कलाकृति का रूप दिया और उसको आपने डाल दिया फेसबुक में या
अपने जो भी तमाम माध्यम हैं उन सब में साइबर स्पेस में डाल दिया, रचना आपकी घूम रही है, उसके आपके लाइक्स भी आ रहे हैं, डिसलाइक्स भी आ रहे हैं, आलोचना भी हो रही है, समालोचना भी हो रही है। तो एक मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। क्या बात है। तो उस बड़े मैदान में गुणवत्ता का सवाल तो निश्चित रूप से है, लेकिन यह है कि सृजनात्मकता का फैलाव भी है, बहुत बड़ी बात है। सृजनात्मक फैलाव निश्चित है, ये बड़ी बात तो ये एक सृजनात्मक फैलाव है, गुणवत्ता का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। वो जोशी जी, पर आपकी बातचीत में एक जो एक सकारात्मक पक्ष आया, वो आया कि ठीक है उसमें एक गुणवत्ता का संकट तो है, लेकिन फैलाव इतना ज़्यादा है कि पहले पत्रिका के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या प्रकाशक के माध्यम से भी हमारे पास जो पूरे साल भर में 1000 कविताएं आती थी, अब वो 1 लाख आ रही हैं। तो 1 लाख में अगर आप छांटेंगे तो 1000 तो आपको पठनीय मिल ही जाएंगी। तो ये आपने जो खुला मैदान शब्द दिया, ये बड़ा मौलिक शब्द है। और लेकिन प्रवीण भट्ट जी, आपके पास मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि एक वो तंत्र था हमारा जिसमें एक तरफ लेखक है, एक तरफ पाठक है, बीच में प्रकाशक है, वो संपादक की भूमिका में भी होता था, पत्रिका, अखबार, बीच में कोई ना कोई एक चैनल था जो चीज़ों को रिफाइंड करके तब पाठक तक पहुंचाता था। अब जैसे जोशी जी कह रहे हैं कि एक खुला मैदान है, उस मैदान में सभी भाग रहे हैं, कौन सबसे आगे जाएगा, कौन सबसे पीछे रह जाएगा, ये बाद में तय होता रहेगा। लेकिन एक जो वो अंतर संबंध होता है पाठक का, लेखक का, प्रकाशक का, उसका क्या होगा? और जब वो अंतर संबंध नहीं रहेगा तो हमारी जो सृजन की दुनिया है, जो रचनात्मकता की हमारी इतनी बड़ी दुनिया है, इसका स्वरूप कैसा होगा? बतौर प्रकाशक आप क्या समझते हैं? इसमें तो कुछ बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है किताबें एक तो दुनिया से कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन वो किताबें किस रूप में होंगी ये हमें ज़रा देखना पड़ेगा। तो किताबें तकनीक क्योंकि अब आ गई है, तो किताबें ई बुक के रूप में होंगी हमारे बीच में, और ऑडियो बुक्स के रूप में किताबें होंगी, और उसके साथ साथ वीडियो बुक्स के रूप में किताबें होंगी, और बारकोड के रूप में किताबें होंगी। अगर आप इस समय को भी आप देखेंगे तो किताबें प्रिंट मीडिया की किताबों के बजाय ऑडियो बुक्स का बहुत बड़ा दौर आ गया है। अब सब लोग कान में एक अपना स्पीकर लगा के सुनना पसंद करते हैं किताबों को, और पूरी बड़ी बड़े ग्रंथों को जो है ई बुक्स में, ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो आराम से आप उसको सुन सकते हैं। तो उसकी क्योंकि मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, सबसे पहले तो वो पढ़ने से ज़रा बचता है। अगर सुनने को मिल जाए तो उसको पढ़ने, फिर इन सब के बाद अगर उसको देखने के लिए मिल जाए, कोई वीडियो फॉर्म में मिल जाए, अभिनय भी हो रहा है, साथ में कहानी भी चल रही है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया। जैसे हम धारावाहिक या फिल्में देखना पसंद करते हैं, अंततः हम एक कहानी ही देख रहे होते हैं फिल्म में भी, क्योंकि हमको देखने को मिल गया, रंगीन मीडिया है और हमें न पढ़ना है न वो, तो इसलिए हम उसको देखना पसंद करते हैं। तो इसी तरह से जैसे ऑडियो बुक्स आई तो लोगों ने उसको वो इधर से कन्वर्ट हो गए, लोग अब पढ़ने के बजाय सुनने को मिल रहा है। उसी तरह से ई बुक्स आ गई, मोबाइल में रंगीन उसके दृश्य के साथ साथ आप उसको जेब में रख के कहीं भी चले जाइए, वहाँ पढ़ते रहिए, तो वो ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। तो इस तरह से भविष्य में वीडियो बुक्स आने वाली हैं, है ना, और कोड बुक्स आने वाली, जैसे अखबार में कहीं पर आपने देखा होगा बार कोड छपते हैं, शेष समाचार इसको स्कैन करके पढ़ें। तो इस तरह से भविष्य ऐसा होगा कि आप उसको स्कैन करके पढ़ सकते हैं पूरी किताब को। और उससे भी आगे मैं आपको बताऊं किताबें कैसी होंगी भविष्य में, तो किताबें 3D के रूप में आएंगी भविष्य में। क्या बात, जो कल्पना की जा रही है कि आपके पास कोई भी एक डिवाइस होगी, आप उसमें उस किताब को क्लिक कीजिए तो किताब को आप फील कर पाएंगे। माना किताब में कोई दृश्य आया जंगल का, तो वो उसको उसी रूप में आप 3D में फील कर पाएंगे। इस तरह की कल्पनाएं भी भविष्य के लिए की जा रही हैं। तो ये दौर चूँकि बदलता हुआ दौर है, तो मुझे आशा है कि प्रकाशक और लेखक भी इस दौर को पकड़ के रखेंगे। किताबें हमारे बीच में जिंदा रहेंगी, लेकिन वो ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, वीडियो बुक्स, बारकोड और इन सब के रूप में रहेंगी। और इन सब के बीच में किताबों का जो पेपर का जो टच है, मुझे लगता है वो भी निश्चित रूप से बना ही रहेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आईपैड भी एक हाथ में आदमी के और दूसरे हाथ में किताबें हैं, तो ये रहेगा। लेकिन हम चूँकि बदलते दौर में रहेंगे तो 3D बुक्स का ज़माना भी हमारे बीच बहुत जल्दी ही आ जाएगा। जी। टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बहुत तेज़ी से बदल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सभी सेक्टर में, सभी क्षेत्रों में हम वो परिवर्तन देखते हैं। तो प्रकाशन और पूरी जो किताबों की दुनिया है, जाहिर है उसमें भी कुछ परिवर्तन आएंगे। पर जिस तरफ जोशी जी, अभी प्रवीण भट्ट जी संकेत कर रहे थे कि सारी चीज़ें जब डिजिटलाइज हो जाएंगी, 3D दौर की आप बात कर रहे हैं, वो एक अद्भुत समय होगा कि जब आप एक किताब पढ़ रहे हैं और उस किताब के दृश्य भी आपके सामने जीवंत हो रहे हैं। लेकिन जोशी जी, जब इस तरह का साहित्य आपके पास आता है, किताब में आप पढ़ते हैं कि एक जंगल में एक शेर रहता था, तो आप जंगल की कल्पना भी करते हैं, आप उस शेर की कल्पना भी करते हैं,
और उससे जुड़े हुए जितने तत्व हैं उन सब की आप एक कल्पना करते हैं तो आपके मस्तिष्क में जो उसकी जो क्रिएटिविटी है वो जागृत होती है। जब सब कुछ आपके सामने है तो आप क्यों जंगल की कल्पना करेंगे, क्यों शेर की कल्पना करेंगे, क्यों उससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ों की। तो आपको नहीं लगता जोशी जी बतौर लेखक और बतौर पाठक भी कि जो मनुष्य है वो बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा, हमारा दिमाग बड़ा शुष्क सा हो जाएगा, क्योंकि उसको तो कुछ सोचना ही नहीं है, कोई कल्पना ही नहीं करनी है। तब उन किताबों का क्या मतलब होगा? अगर आप आज विज्ञान शाकुंतलम पढ़ते हैं कालिदास की तो आपके सामने एक पूरी प्रकृति जिंदा रूप में सामने आ जाती है। तब क्या अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा कोई ग्रंथ और उससे क्या पाठक उस तरह से तैयार हो पाएगा? सृजनात्मकता का क्या होगा? इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाह रहा था। प्रसिद्ध फ्रेज है ना कि बिटवीन द लाइंस, लाइंस के बीच में, पंक्तियों के बीच में जो जगह है, जो अधूरी है, जो अमूर्त है, बिटवीन द लाइंस या पंक्तियों के बीच में जो छूटा हुआ है उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, ताकि वो कल्पना शक्ति के लिए, कल्पना के लिए बहुत स्पेस बनता है और वो सोचने के लिए बाध्य होता है। फिर अपने आप अपनी कल्पना से बच्चों के इसमें चिंतन में भी यही बहुत जरूरी तथ्य है कि बच्चों को बहुत ओवर फीडिंग न दी जाए। बहुत ज़्यादा खुली चीज़ें, बहुत ज़्यादा आपने सब चीज़ रेडीमेड दे दिया, तैयार माल दे दिया, तो फिर उससे उसकी कल्पना शक्ति, कल्पना दौड़ाने की जो उसकी प्रवृत्ति है और सृजनात्मकता का जो स्रोत है, रचनात्मकता का स्रोत है, वो उतना वो नहीं खुल पाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत चीज़ें खुली हुई जब हमारे सामने, जैसे भट्ट जी बात कर रहे हैं कि चित्र भी आएगा, दृश्य भी होगा, नृत्य भी होगा, सब कुछ होगा, ऑडियो भी, आवाज़ भी आएगी, शब्द भी होंगे, तो वो बात तो है, सहजता और सरलता तो होगी। आपको अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, सब चीज़ें आपके सामने खुली हुई हैं। लेकिन जो सोचने की, जो विचार की, जो चिंतन की, जो कल्पना की जो मैदान है, कल्पना का जो घोड़ा है, कल्पना का अश्व कैसे दौड़ेगा? क्या बात है। तो कल्पना का अश्व दौड़ाने के लिए तो ये चीज़ें हैं, निश्चित रूप से बात है। और लेकिन खुला हुआ है, क्योंकि अब डिजिटल युग है, आने वाला समय है, तमाम परिवर्तन हो रहे हैं, विस्फोट, सूचना का विस्फोट है। आज दुनिया में, हमारे देश में ही मतलब 40 करोड़ लोगों के पास, 40 करोड़ से ज़्यादा, मतलब हमारी आबादी 1 अरब से ज़्यादा है। तो जो 40 करोड़ 50 करोड़ लोगों के पास ये सब संसाधन है, आपके पास डिजिटल संसाधन है, मतलब जो छोटा तबके का मजदूर के पास भी है, आपके मध्यम वर्ग के पास भी, उच्च वर्ग के पास तो है ही है, तो उनके पास अपने समक्ष सब चीज़ें हैं। तो ये मतलब बड़ा निश्चित, मतलब इसका बड़ा भविष्य हुआ है, क्योंकि आना तो यही समय है, दौर वही आना है, दौर वही। आज 40 करोड़ में, कल सारे लोगों के पास होगा, तो सबके पास ये सब चीज़ें होंगी, तो सामने आपके रेडीमेड जो चीज़ें मिलेंगी उससे लोग जुड़ेंगे। लेकिन उसके साथ किताबों का समानांतर चलता रहेगा। जैसे भट्ट जी बता रहे थे कि भाई एक हाथ में किताब भी होगी, एक हाथ में वीडियो वो भी हो गया, एक हाथ में ऑडियो भी होगा, तो वो सब चीज़ें साथ साथ चलता रहता है। ऐसा कोई खतरा नहीं है। मतलब चलिए, ये अच्छा लगा कि खतरा नहीं है आपसे सुनकर। पर भट्ट जी, क्योंकि उसका जो टेक्निकल पक्ष है उस पर तो आप, मैंने कहा नहीं कि लेखक होने के अलावा आप प्रकाशक भी हैं, और प्रकाशन उद्योग की अपनी कुछ बहुत टेक्निकल सी चीज़ें हैं जो आप जिस पर ज़्यादा बेहतर बोल सकते हैं। जिस तरफ जोशी जी जा रहे थे अभी कि ठीक है भाई, भविष्य डिजिटल युग का है, आप बच नहीं सकते, भविष्य की जो ज़रूरतें हैं उनकी तरफ तो आपको जाना ही जाना है। इन सारी परिस्थितियों के बीच जबकि आपके पास एक बहुत एडवांस पीढ़ी आ रही है, हम अपने बच्चों को देख रहे हैं कि हमारे ये जो ऐप हैं, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो लैपटॉप है या कोई और भी है, तो अगर आप उसमें कुछ भी गलती होती है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो आप बच्चे के पास दे रहे हैं। जो छोटा बच्चा है, जो अभी पढ़ना भी ठीक से नहीं जान रहा है, उसको आप देते हैं कि बेटा इसको ठीक कर दो, और वो ठीक कर देता है। ये इतनी एडवांस पीढ़ी हमारे पास एक आ गई है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। इस पीढ़ी को कि ये बिल्कुल इसका मस्तिष्क शुष्क न हो, किताबों की दुनिया भी आबाद रहे तमाम टेक्नोलॉजी के बीच, इसके लिए प्रकाशन उद्योग में क्या संभावनाएं आप देखते हैं? किताबों में क्या चेंज हमको लाना चाहिए कि वो जो जिस 3D की तरफ आपने अभी हमारा ध्यान आकर्षित किया कि उसमें भी किताब हमारी जिंदा रहे। घर में आपके पास लैपटॉप रहे, मोबाइल रहे, पर किसी कोने में कुछ किताबें भी तो हों। क्या प्रकाशक इस पर क्या कर रहा है? सर, ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि एक दौर में हमने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग आ गई,
तो वो आ चुकी थी, हम उस बात को पकड़ नहीं पा रहे थे। उसके बाद क्लाइमेट चेंज के नाम से एक नया कंसेप्ट आ गया। अब आज पूरी दुनिया मानती है कि क्लाइमेट चेंज है। तो ठीक ऐसा ही है कि अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है और हम वहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर कि हम कहते हैं कि अभी तो किताबों को बहुत दूर तक पहुँचना था, गाँव-गाँव में किताबें होती, पुस्तकालय होते, लेकिन उससे पहले ही टेक्नोलॉजी आ गई और गाँव में अब पुस्तकालय किताब जैसी कोई अवधारणा नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पर हज़ारों मैसेज हैं। तो हम एक विरोधाभास के दौर में खड़े हैं आज, और एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहाँ पर कि अब मतलब हमें अगर हम किताबों की क्वालिटी को भी बहुत बेहतर कर दें, पूरा रंगीन कर दें, बावजूद उसके हम उसको रोक नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजी आ रही है तेज़ी से और सब कुछ वीडियो फॉर्म में उपलब्ध है। आप कोई किताब की बात करते हैं, अगर आप यूट्यूब पर लिखेंगे तो उसको वो कोई आदमी पढ़ता हुआ नजर आएगा उस किताब को, आप आराम से सुन लीजिए बैठ के, तो फिर पढ़ने का कष्ट कोई क्यों करेगा। तो इसको मुझे नहीं लगता कि इसको किसी संघर्ष की तरह से कुछ करके इसको बचाया जा सकता है, लेकिन एक समाज में न तो चीज़ें इतनी जल्दी से ख़त्म होती हैं न बचती हैं, न वो ऐसे। तो मुझे लगता है किताबें भी रहेंगी, क्योंकि किताबें इस रूप में रहेंगी कि क्योंकि अब डिज़ाइन उम्र के हिसाब से किए जा रहे हैं। एक दौर था किताबों का कि प्रकाशक उसको पकड़ नहीं पाते थे वैसे, कि बच्चों के लिए अलग किताब, युवाओं के लिए अलग डिज़ाइन, लिटरेचर का मेन स्ट्रीम अलग डिज़ाइन, साइंस का अलग डिज़ाइन। तो अब जाके ये अलग अलग हो गया है कि भाई बच्चों के लिए कैसी किताबें बननी चाहिए, उनका मनोविज्ञान, उसको समझने के लिए लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं कि बच्चों का मनोविज्ञान क्या होता है और उनको लेके उनके फ़ॉन्ट का साइज़ क्या हो सकता है, उसमें किस तरह के रंगों का इस्तेमाल किया जाए, पूरी किताब का साइज़ क्या होगा। तो अब जाके ये स्थितियाँ स्पष्ट हुई हैं और अब उस दिशा में प्रकाशक भी काम करने की, भाई बच्चों के लिए किताब हो तो थोड़ा बड़े साइज़ की हो और उसको किस दिशा से किस दिशा की तरफ खुलना चाहिए और वो ऐसे में लंबी हो या इस तरह से खुले। तो इस तरह की चीज़ें अब जैसे लिटरेचर अगर है तो उसका फिर क्या साइज़ हो, क्या दोबारा से पॉकेट साइज़ किताबों का दौर वापस आ जाए, इस सब पर भी इस समय सोचा जा रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि 70 के दशक में या 80 के दशक की शुरुआत में जो पॉकेट साइज़ की किताबें आती थी, 90 के दशक आते आते उनका दौर पूरी तरह से एक तरह से समाप्त हुआ, लेकिन फिर दोबारा से पॉकेट साइज़ किताबों का दौर लौट के आ रहा है, क्योंकि फिर से लोगों को लग रहा है कि यार अगर साथ में कैरी करना है तो छोटी साइज़ की किताबें होनी चाहिए, क्योंकि प्रकाशक भी ये महसूस कर रहा है कि लोग जाएँ तो साथ में किताब भी ले जाएँ। तो इस तरह का आपने देखा होगा कागज़ को लेके एक बार फिर से जो है एक नेचुरल सेट का पेपर, उसके रंगों को लेके कुछ काम किया जा रहा है, बच्चों की किताबों में साइज़ को लेके काम किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से लोग सोच रहे हैं इस बारे में, जो लोग इसके प्रोडक्शन का काम करते हैं वो सोच रहे हैं कि इसके प्रोडक्शन को बेहतर कैसे बनाया जाए, उम्र और अपनी रुचियों के हिसाब से लोगों के साथ सामने कैसे इसको पेश किया जाए। जी चलिए, ये अब मैंने वही कहा कि भाई प्रकाशन उद्योग के ही लोग बता पाएंगे कि क्या कुछ नया हो रहा है। ये परिवर्तन, हम तो परिवर्तन ही देख रहे हैं, आप उस पूरे प्रोसेस में शामिल हैं कि भाई अब ये ठीक है कि बच्चों के लिए आप अलग साइज़ की किताबें हैं, उनका पूरा कलेवर ही अलग होता है। जो कविता की किताब, बल्कि मैं तो साहित्य में भी देखता हूँ कि कविता की किताब अलग ढंग की होती है, कहानी की अलग ढंग की होती है, नाटक की किताब एकदम अलग ढंग की होती है। तो ये तो प्रकाशक लोग ही समझ रहे होंगे कि क्या चीज़ उसको सेलेबल बना देती है। अच्छी बात है। इसी में एक चीज़ और अगर जोड़ दी जाए तो आप देखते होंगे कि एक दौर में प्रकाशन का मतलब क्या था कि केवल बड़े लोगों के लिए किताबें छापना, मतलब अडल्ट्स के लिए कहानी, कविता, उपन्यास। लेकिन आज दौर बदल गया है। अब आप देख रहे होंगे कि जो युवा हैं, थोड़ा चंकी फंकी, उनके लिए अलग किस्म के प्रकाशन हैं, और जो बच्चे हैं उनके लिए अलग किस्म के प्रकाशन हैं, वो केवल बच्चों का ही काम करते हैं। तो ये बदलाव ही तो है जो दर्ज हो रहा है समाज में। ये बदलाव आया है कि भाई बच्चों के लिए अलग से काम करने की ज़रूरत महसूस हुई, युवाओं के लिए कुछ अलग किस्म के प्रकाशक हैं, और बाकी कविता, कहानी, उपन्यास या कथेतर साहित्य के लिए अलग प्रकाशक हैं। तो ये बदलाव है जो दर्ज हो रहा है समाज में, बहुत टारगेट कर रहा है, फोकस कर रहा है लोगों। बहुत अच्छी बात है अगर बदलाव दर्ज हो रहा है और उसको उस पर काम भी हो रहा है और वो इम्प्लीमेंट हो रहा है और उसका प्रभाव भी हम देख रहे हैं। प्रवीण भट्ट जी, हम उसका प्रभाव भी देख रहे हैं कि ये ठीक है कि बहुत चुनौतियों के बावजूद किताबें पढ़ी जा रही हैं, और हमारे यहाँ पुस्तक मेले बाकायदा आए हुए। बीच में ये महामारी ने चीज़ों को बाधित कर दिया है, अन्यथा हमारे उत्तराखंड में भी पुस्तक मेले होते थे और खूब भीड़ होती थी, पूरा मेला होता था और प्रकाशक खूब किताबें बेचते थे। तो आपकी बातचीत से वही सब एक उम्मीद और आशा की किरण तो नज़र आती है। लेकिन दिनेश जोशी जी, जब हम इस डिजिटल दौर की बात करते हैं, मैं ज़रा विषय अंतर कर रहा हूँ, तो उसमें ठीक है आपके पास एक नई पीढ़ी आ गई है, बहुत नए कवि आ गए हैं, नए लेखक आ गए हैं, उनकी रचनाशीलता पर मैं किसी तरह का सवाल नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जो बहुत वरिष्ठ और बहुत स्थापित साहित्यकार थे, वो कहीं ना कहीं अपने को उपेक्षित मानते हैं, क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं कर पाए प्रयासों के बावजूद भी। स्वाभाविक रूप से आप कलम से लिख रहे थे, तो आप अब लैपटॉप और डेस्कटॉप में इस उम्र में कैसे आप उसको कर पाएंगे, करेंगे भी तो बहुत धीमी गति आपकी होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है
कि टेक्नोलॉजी के इस युग ने हमारे बीच जो वो हमारे बड़े माली थे जिन्होंने पूरे बागीचे को इतने सालों तक सींचा, वो कहीं कोने में हमने बिठा दिए हैं और एक नई पीढ़ी हमारे सामने आ गई है और वो उपेक्षा के शिकार है। आपका प्रश्न प्रासंगिक है। पुरानी पीढ़ी के साथ ये समस्या तो होनी ही है, क्योंकि जब नए माध्यम आएंगे तो उनको असहजता तो होती है और उस असहजता के कारण वो थोड़ा उपेक्षित भी रहते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि कोने में तो नहीं पड़े हैं, तो वो कोने में उनको लगता है कोने में पड़े हुए हैं, लेकिन ये हमारी नई पीढ़ी का दायित्व है और होता भी है, हो रहा है। नई पीढ़ी हमारी ये प्रयास भी कर रही है कि उनकी रचनाओं को अपने माध्यम से, नए माध्यम से प्रकाश में लाया जाए। जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो स्थापित लेखक हैं, जो गणमान्य हैं, जिनकी बहुत सारे ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उपन्यास हैं, उनको नई पीढ़ी, उनकी जो दूसरी पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो उनकी किताबों को प्रिंट करके या उनकी किताबों को डिजिटल संस्करण बना के पेश कर रही, तो उनको हर्ष होता है। उनको एक तरफ जहाँ उपेक्षा के शिकार हैं, उनको लगता है कि हमारी ये चीज़ें हैं, ये साइबर स्पेस में भी आ रही हैं, ये इंटरनेट में भी आ रही हैं, फेसबुक में भी जा रही हैं, तो उस तरह से वो उपेक्षा उनकी एक तरह से वो हो जाती है, कंपनसेट हो जाती है। चलिए ये वो भट्ट जी, क्या अनुभव है आपका? बहुत संक्षेप में मैं चाहूँगा जवाब कि आपके पास बतौर प्रकाशक, बतौर लेखक तो आपकी जो भूमिका है सो है, उसमें आप हमारी बिरादरी में शामिल हैं, लेकिन बतौर प्रकाशक आपको क्या लगता है कि वो जो नई पीढ़ी है उसके उत्साह को और पुरानी पीढ़ी के उत्साह को किताबों की दुनिया में आप किस रूप में देखते हैं? एक कहावत से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बैलों की जोड़ी जब खेत में जाती है हल चलाने के लिए, उसमें जो युवा बैल होता है, अगर उससे पूछा जाता है कि भाई जाते हुए जब उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो बड़े उत्साह से कहता है बांजू बान। और एक बूढ़ा जो सयाना बैल होता है, उससे पूछेंगे अगर आप कहाँ जा रहे हैं, तो धीरे से कहता है बांजू बान। जब वो लौटते हैं, मैं खेत को जोतने जा रहा हूँ। जब वो लौट के आते हैं, अगर आप जवान बैल से पूछेंगे आप कहाँ से आ रहे हैं, तो बहुत अंदाज से पूछता है कि मैं बांजू बान में बाकर आ रहा हूँ। और जो बूढ़ा बैल होता है उससे अगर आप पूछेंगे तो उसी तरह से कहता है जैसे कि वो जाते हुए कह रहा था। तो ये जो उदाहरण है, ये लेखकों के लिए इस रूप में है कि जो युवा लेखक है उनको छपवाने की भी बहुत जल्दी है। मतलब आज के दौर में क्या हो गया है कि जो डिजिटल माध्यम आ गए हैं, आप खुद ही अपना व्हाट्सएप पर या कहीं भी या कोई एक नोट पैड लेकर उसमें लिख ले रहे हैं रचना को। उसके बाद अगला चरण है, आप फट से आ जा रहे हैं कि भाई इसको छपना भी है। उसके बीच में कोई एडिटर नहीं है, कोई सलाहकार नहीं है, कोई तथ्यों की चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो, और ये अगर आप कोई वरिष्ठ साहित्यकार है वो इस बात को समझता है तो वो सब्र भी करता है कि भाई 1 साल बाद 2 साल बाद किताब जब भी आए, संपादित होकर आए, अच्छे से आए, या प्रकाशक की भी स्थितियों को वो समझता है। तो युवा पीढ़ी में ये नहीं है इस समय। तो इन सब के बीच में जो चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं वो होती हैं, एक तो तथ्यों की जो पूरा चेकिंग है उसके लिए, और दूसरा संपादकों की भूमिका बड़ी गौण हो गई है इस समय, है ना। और तीसरा थोड़ा मुझे लगता है कि जो पूरा मतलब थोड़ा पैसे का भी बोलबाला इस समय हो गया है। तो और लोगों को ये भी पता चल गया कि यार किताबें, मतलब अगर मैंने लिख दिया है कुछ तो इसको छपना चाहिए। तो लेखक बहुत हो गए हैं दरअसल, असल बात तो ये है, सच बात तो ये है, जो कहनी चाहिए, लेखक बहुत ज़्यादा हो गए, है ना। तो लेखक बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उसमें ख़राब साहित्य भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब उसका कारण ये है कि सबके हाथ में सेल्फ पब्लिशिंग का दौर है ये। भाई अगर आप नहीं कोई प्रकाशित करेगा, दूसरा कोई कर देगा, दूसरा कोई नहीं करेगा तो वो इंटरनेट पर खुद ही कर लेगा, है ना। आजकल अगर आप इंटरनेट पे सेल्फ पब्लिशिंग एक वर्ड लिखकर टाइप करेंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों पब्लिशर मिल जाएंगे जो सेल्फ पब्लिशिंग को प्रमोट करते हैं। भाई आपने जो लिखा है आप खुद ही पब्लिश कर लीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये दरअसल ना ख़राब कर रही हैं चीज़ों को, ये उतना फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा पहुँचा रही हैं। तो और एक चीज़ और हुई है, जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट है उनको कम से कम ये चेक कर लेना चाहिए कि कोई किताब अगर छपी है तो वो किसके माध्यम से छपी है, उसका ISBN नंबर है कि नहीं है। वो खुद ही व्यक्ति अपना सेलर अकाउंट बना के खुद ही बेचने लग गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये मतलब कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इसको लेके कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर हो सकता है देर से माध्यम में भी किताब आए तो अच्छी आए। हो सकता है देर से कुछ इस तरह का रेगुलेटर हमारे यहाँ प्रकाशन उद्योग में भी होगा कि इस तरह की गड़बड़ियाँ ना हो। बहरहाल डिजिटल साहित्य की प्रासंगिकता एक इतना बृहद विषय है भट्ट जी और जोशी जी कि इस पर तो बहुत सारी बातें हो सकती, लेकिन फिर भी इस संक्षिप्त बातचीत में जो तथ्य आए वो बड़े महत्वपूर्ण रहे। और आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की साहित्य की। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।